जय हिंद। सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशंस में हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बात कर ली थी। लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में। आज अपने को बात करनी है सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में, और फाइनेंशियल रिलेशंस की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल 268 से लेके 293 तक में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात तो ये कि अगर आप पहली बार फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, थोड़ा डिफ़िकल्ट है भी। ये टॉपिक समझ में आता है 4-6 बार रिवीजन के बाद। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ सेशन को देखो, उसके बाद किताब पढ़ो और 4-6 बार रिवाइज करो तो प्रॉपरली समझ में आएगा ये टॉपिक। एक बार में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज रिवाइज करना। और दूसरा, अपने को इस पर पीएचडी नहीं करनी है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उन पे ध्यान दो, गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखोगे तो पता चलेगा कि गहराई में जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। ये 2 बातें ध्यान में रखो। अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि फाइनेंशियल रिलेशंस की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल 268 से लेके 93 तक में। अच्छा, इस पूरे सेशन में 3-4 टर्म्स अपन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। पहले उनका मतलब समझ लेते हैं। एक होता है लिवाय, टैक्स को लिवाय करना, मतलब टैक्स को लगाना। अब टैक्स या तो सेंटर लगा सकता है या स्टेट गवर्नमेंट्स लगा सकती हैं। किसको कहाँ पावर मिली है उस पर अपन बात करेंगे। दूसरा है कलेक्ट करना, टैक्स लगा दिया गया, अब उसको कलेक्ट कौन करेगा, सेंटर करेगा या स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी। और इसमें कई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई टैक्स है ए, इसको लगाया सेंटर ने और कलेक्ट भी इसको सेंटर कर रहा है। या फिर ये हो सकता है कि इसको लगाया सेंटर ने और कलेक्ट इसको कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। या फिर ये भी हो सकता है कि इसको लगाया भी स्टेट्स ने और कलेक्ट भी कौन कर रहा है, स्टेट्स। तीसरा टर्म है एप्रोप्रिएट, और एप्रोप्रिएट बड़े स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। कोई ऐसा टैक्स जिसे लगाया जा रहा है सेंटर के द्वारा और कलेक्ट किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, और स्टेट ने इस टैक्स को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद सेंटर को नहीं दिया, इसको यूज़ किया अपने काम के लिए, तो बोला जाता है कि द टैक्स इज एप्रोप्रिएटेड टू द स्टेट। मतलब कोई भी ऐसा टैक्स जिसे लगा सेंटर रहा है, कलेक्ट स्टेट्स कर रहे हैं और कलेक्ट करने के बाद स्टेट्स अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए कहते हैं अपन एप्रोप्रिएट। और चौथा है असाइन। असाइन का मतलब है सेंटर ने कोई टैक्स कलेक्ट किया और सेंटर ने टैक्स कलेक्ट करने के बाद उसको असाइन कर दिया, उसको दे दिया स्टेट्स को। कितना दिया वो डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल 100 रुपये सेंटर ने कलेक्ट किए, हो सकता है उसमें से 20 रुपये स्टेट्स को दे दे, हो सकता है 40 दे दे, डिपेंडिंग अपॉन के सिनेरियो क्या है। लेकिन असाइन का मतलब है कि सेंटर ने कलेक्ट किया और स्टेट्स को असाइन किया। ये चारों टर्म्स के मतलब आपको समझ में आने चाहिए। अब देखो पहली चीज़ क्या है, अलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स। टैक्स लगाने की पावर्स का अलोकेशन किस तरह से अलोकेट की गई हैं। तो बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन है। यूनियन लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर टैक्स लगाने की पावर एक्सक्लूसिवली दी गई है पार्लियामेंट को। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर टैक्स लगाने की पावर किसको दी गई, पार्लियामेंट को। अच्छा, यूनियन लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स पर तो टैक्स लगाया नहीं जाएगा। सिर्फ 13 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर टैक्स लगाया जाता है, और अपन ने पहले ही कह दिया कि अपने को पीएचडी नहीं करनी है। तो ये 13 सब्जेक्ट्स कौन से हैं उन पे ध्यान नहीं देना। एडवाइजेबल तो यही है। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा इच्छा है तो लक्ष्मीकांत में दे रखें यूनियन लिस्ट के एंट्रीज 82, 83, 84, 85 एंड सो ऑन। अब जाओ गूगल करो, यूनियन लिस्ट खोलो और देखो 82 वाली, 83 वाली, 84 वाली एंट्री में क्या लिखा हुआ है, पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। बट मेरी एडवाइस ये है कि उस समय नहीं पढ़ना। बड़ा सिंपली ये याद रखना कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे टैक्स लगाने की पावर किसकी, पार्लियामेंट की। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे टैक्स लगाने की पावर किसकी, स्टेट लेजिस्लेचर्स की। और स्टेट लिस्ट में सिर्फ 18 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर टैक्स लगाया जाता है। सिंपल क्लासिफिकेशन, यूनियन लिस्ट पे कौन लगा रहा है टैक्स,
पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट पे कौन लगा रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर्स। और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जिस पर टैक्स लगाया जाए, तो टैक्स लगाने की कोई बात ही नहीं होती कॉन्करेंट लिस्ट में। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, एक अमेंडमेंट लाया गया 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, और ये किस लिए लाया गया था ये अपने को पता होना चाहिए अब तक। ये लाया गया था जीएसटी के लिए, और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी से रिलेटेड लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों को दे दी गई। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कन्फर्ड कॉन्करेंट पावर अपॉन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स टू मेक लॉज गवर्निंग जीएसटी। कितना सिंपल क्लासिफिकेशन है। और चौथी चीज, रेजिडरी पावर। ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं है, ना यूनियन में है, ना स्टेट में है, ना कॉन्करेंट में है, ऐसे सब्जेक्ट्स पे टैक्स लगाने की पावर दी गई है पार्लियामेंट को। और ये अब तक रट जाना चाहिए, जितनी भी रेजिडरी पावर्स हैं वो अपने यहाँ पे किसको मिली हैं? पार्लियामेंट को। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि 3 ही ऐसे रेजिडरी सब्जेक्ट्स हैं जिन पे पार्लियामेंट ने टैक्स लगाया है, और वो कौन कौन से हैं? एक है गिफ्ट टैक्स, दूसरा है वेल्थ टैक्स, और तीसरा है एक्सपेंडिचर टैक्स। इन तीनों का नाम ध्यान रखो कि ऐसे 3 टैक्स जो कि रेजिडरी पावर्स को यूज़ करते हुए पार्लियामेंट ने लगाए, वो कौन से हैं? गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स। कितना सिंपल क्लासिफिकेशन है। यूनियन लिस्ट पे टैक्स लगाने की पावर पार्लियामेंट की, स्टेट लिस्ट पे टैक्स लगाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर की, कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा कोई मैटर है ही नहीं। लेकिन हाँ, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी पे लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को दे दी गई है, और रेजिडरी पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को। अच्छा, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया है कि किसी टैक्स को कौन लगाएगा, लिवाई कौन करेगा, कौन उसको कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, ये आप लोग जानते ही हो। इनकम टैक्स को लिवाई करने की, लगाने की और कलेक्ट करने की पावर किसकी है? सेंटर की। इनकम टैक्स सेंटर लगाता है और कलेक्ट भी सेंटर करता है, लेकिन जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है इनकम टैक्स से, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया कि किस टैक्स को कौन लिवाई करेगा, कौन कलेक्ट करेगा और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा, स्टेट्स के पास टैक्स लगाने की पावर है, लेकिन स्टेट्स की इस टैक्सिंग पावर पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, और वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं वो देखो। पहली रेस्ट्रिक्शन है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास में पावर है कि अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स। देखो, स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर है कि स्टेट लेजिस्लेचर प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स या फिर एम्प्लॉयमेंट्स, उन पर टैक्स लगा सकता है। होता क्या है, स्टेट में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको एक सैलरी मिलती है अपना काम करने की, और इस सैलरी पे एक टैक्स लगाया जाता है जिसे बोलते हैं प्रोफेशन टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स होता है, इसको सोर्स पे ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। ये जो प्रोफेशन टैक्स है, ये लगाने की पावर किसको है? स्टेट लेजिस्लेचर को। लेकिन इस पर एक रेस्ट्रिक्शन है, और वो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ऐसा कोई भी प्रोफेशन टैक्स 2500 रुपये पर एनम से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। एक आदमी से एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रुपये एज प्रोफेशन टैक्स कलेक्ट किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे टैक्स लगाने की पावर है, लेकिन 2 केसेस ऐसे हैं जहां स्टेट लेजिस्लेचर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे टैक्स नहीं लगा सकता। द स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इन द फॉलोइंग 2 केसेस। और वो 2 केसेस कौन से हैं? वेयर सच सप्लाई टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट, जब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई स्टेट के बाहर हो रही हो। और बाहर हो रही हो से मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये राजस्थान है और इधर पंजाब है और इधर गुजरात है।
पंजाब और गुजरात में दो मर्चेंट्स के बीच में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, राजस्थान का कोई लेना देना ही नहीं है, और लेना देना इस हद तक नहीं है। सपोज करो पंजाब का ये आदमी गुजरात के किसी मर्चेंट को कोई गुड्स बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है। जब ये सप्लाई करने के लिए जाएगा तो राजस्थान की टेरिटरी से निकलेगा, तो राजस्थान गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि तुम हमारी टेरिटरी से निकल रहे हो इसलिए हमें टैक्स दे के जाओ, कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब आउटसाइड द स्टेट सप्लाई हो रही होगी गुड्स या सर्विसेज की, तो वहाँ स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स नहीं लगा सकता। और दूसरा, वेयर सच सप्लाई टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाती है तो भी स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी को गुजरात के पोर्ट से एक्सपोर्ट करना है और वो यूपी के किसी ज़िले से गुड्स लेकर आ रहा है, तो बीच में जितने भी स्टेट्स पड़ रहे हैं वो उस पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो आउटसाइड द स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दौरान सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, इसको लेकर पार्लियामेंट जो है वो प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट कर सकता है, प्रिंसिपल्स बना सकता है, बता सकता है कि किस तरीके से ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जाएगी। इसके अलावा तीसरा रेस्ट्रिक्शन है। तीसरा रेस्ट्रिक्शन क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर्स को ये पावर है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन और सेल पे टैक्स लगा सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज अ टैक्स ऑन द कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन दो ऐसे केसेस हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन और सेल पे स्टेट लेजिस्लेचर्स टैक्स नहीं लगा सकते हैं, और वो दो केसेस कौन से हैं? पहला, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड बाय द सेंटर और सोल्ड टू द सेंटर, जब इलेक्ट्रिसिटी को सेंटर के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा हो या सेंटर को इलेक्ट्रिसिटी बेची जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टेट में सेंटर का कोई डिपार्टमेंट ऑपरेट कर रहा है और उस डिपार्टमेंट को चाहिए बिजली, तो इस बिजली पे स्टेट लेजिस्लेचर्स टैक्स नहीं लगा सकते हैं। बेसिकली सेंटर के कंजम्पशन और सेंटर को अगर कोई बिजली बेची जा रही है तो उस पे स्टेट लेजिस्लेचर्स टैक्स नहीं लगा सकते हैं, पहला रेस्ट्रिक्शन। और दूसरा क्या है? व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन ऑफ एनी रेलवे बाय द सेंटर और बाय द कंसर्न्ड रेलवे कंपनी और सोल्ड टू द सेंटर और द रेलवे कंपनी फॉर द सेम पर्पस। जब बिजली रेलवे के कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस या ऑपरेशन के लिए दी जा रही हो, कंज्यूम की जा रही हो, तो भी स्टेट लेजिस्लेचर्स उस पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। तो दो केसेस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स नहीं लगा सकता स्टेट लेजिस्लेचर, एक तो तब जब सेंटर कंज्यूम कर रहा है या सेंटर को बेची जा रही है, या फिर तब जब रेलवे के ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया जा रहा है या रेलवे के ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी को बेचा जा रहा है, तो वहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स नहीं लगा सकता है। और चौथा रेस्ट्रिक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर्स को ये पावर है कि वो टैक्स लगा सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, जनरेटेड, कंज्यूम्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड by any authority established by the parliament for regulating or developing any interstate river or river valley। कोई इंटरस्टेट रिवर है, 2 या 3 स्टेट्स में बहने वाली रिवर है, उस पर पार्लियामेंट ने किसी अथॉरिटी को बिठा दिया है और वो अथॉरिटी उस पानी को स्टोर कर रही है, उस पानी में बिजली जनरेट कर रही है, हाइड्रो पावर प्लांट है। तो ऐसे किसी भी पानी पे, ऐसे किसी भी बिजली पे, उसके स्टोरेज पे, उसके जनरेशन के, उसके कंजम्पशन पे, उसके बेचने पे स्टेट लेजिस्लेचर्स टैक्स लगा सकते हैं। पानी पे खूब टैक्स लगता है, जैसे जितनी भी वाटर कंपनीज़ हैं इन पे टैक्स लगता है। अपने यहाँ पे जो टैप वाटर आता है उस पे टैक्स लगता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर पे भी कुछ कुछ पर्पसेस में टैक्स लगता है। और बिजली तो पता ही है आपको, बिजली को जब बेचा जाता है तो टैक्स लगता है। स्टेट लेजिस्लेचर्स को ये पावर है कि वो टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी लॉ स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ तब बना सकते हैं जब उन्होंने प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजा हो उसे और प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दी हो, प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति, अपना सिग्नेचर दे दिया हो,
तब ऐसा कोई टैक्स लगाया जा सकता है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के स्टोरेज पे, जनरेशन पे, कंजम्पशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे या बेचने पे। ये बात हुई अलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स की। इसके बाद बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाएगा उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। अच्छा, इसमें बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 के थ्रू। 2000 में चेंज आया। एक टर्म होता है डिविजिबल पूल, डिविजिबल पूल, और एक आर्टिकल होता था आर्टिकल 272। अब इसको डिलीट कर दिया गया, लेकिन ये पहले होता था। डिविजिबल पूल का बेसिक आइडिया होता है कि जो भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। उससे रिलेटेड बातचीत थी डिविजिबल पूल में। अच्छा, 2080th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले हमारा जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो कुछ इस तरीके से टिल्टेड था कि यूनियन के पास में जो टैक्सेस थे वो ऐसे थे जो कि बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। जैसे कॉरपोरेशन टैक्स, ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, इन पे टैक्स, इसको कलेक्ट करने की पावर किसके पास में थी? सेंटर के पास में। और कॉरपोरेशन टैक्स बहुत जल्दी सिग्निफिकेंटली ग्रो करता है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी इसको भी कलेक्ट करने की पावर किसके पास में थी? सेंटर के पास में थी। और कस्टम ड्यूटी भी बहुत जल्दी बढ़ती है। और जो ऐसे टैक्सेस थे जो कि बड़ा धीरे धीरे ग्रो करते हैं वो दिए हुए थे स्टेट के हिस्से में। और ये जो बड़े बड़े टैक्सेस थे जिनको सेंटर कलेक्ट करता था उनको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस सब की पावर सेंटर को दे दी गई थी। सेंटर के फेवर में थी पावर। और ये सारी पावर की बातचीत हुई थी आर्टिकल 272 में, जिसको अब डिलीट कर दिया गया है। तो बेचारे स्टेट्स हल्ला करते थे कि आपको इतना टैक्स मिल रहा है, आपके पास में सारे बढ़िया वाले टैक्स हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है। तो फिर एक 10th फाइनेंस कमीशन लाया गया। फाइनेंस कमीशन के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे बनाई जाती है, क्या प्रोविजंस हैं। लेकिन हाँ, 10th फाइनेंस कमीशन लाया गया और उस 10th फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी। उन रिकमेंडेशन को इफेक्ट में लाने के लिए सरकार लेकर आई 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000। और इसमें क्या किया गया? एक तो ये बोला गया कि जितनी भी टोटल इनकम है, जितना भी हम पैसा जनरेट करेंगे टैक्स के थ्रू, सेंट्रल टैक्सेस के थ्रू, ड्यूटीज़ के थ्रू, उसको इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा कि 29% उसमें से दे दिया जाएगा स्टेट्स को। मतलब अगर 100 रुपये कलेक्ट किए गए हैं सेंट्रल टैक्स और ड्यूटीज़ के तहत, तो उसमें से 29 रुपये किसको दे दिए जाएंगे? स्टेट्स को दे दिए जाएंगे। और इसे बुलाया गया ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवॉल्यूशन। और ये जो स्कीम है ये रेट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट से लागू हुई फ्रॉम अप्रैल 1, 1996। दूसरा इसमें ये बोला गया कि जो सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, बड़े बड़े टैक्सेस जैसे कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, जिन पे कल तक पावर थी सेंटर की, अब उनको इनकम टैक्स के बराबर ला दिया गया। बेसिकली ये कह दिया गया कि जिस तरीके से इनकम टैक्स को शेयर किया जाता है स्टेट्स के साथ में, उसी तरीके से कॉरपोरेशन टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़ को शेयर किया जाएगा स्टेट्स के साथ में। कल तक ये कॉरपोरेशन टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़ ये एक्सक्लूसिवली सेंटर के हाथ में थी। सेंटर जो करना चाहे वो कर सकता था। लेकिन 80 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 के थ्रू ये कह दिया गया कि अब से कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़ को वैसे ही शेयर किया जाएगा जैसे कि इनकम टैक्स को शेयर किया जाता है स्टेट्स के साथ में। और फिर उसके बाद एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, जिसके थ्रू लाया गया जीएसटी। और जीएसटी अपने आप में पढ़ने के लिए एक अलग टॉपिक है, लेकिन पॉलिटी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अपन देख लेते हैं। देखो, जीएसटी में ये अपन ने पढ़ ही लिया है कि जीएसटी से रिलेटेड लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों को दी गई है। अपन को पता है ना, एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बेसिकली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों को पावर है जीएसटी पे लॉ बनाने की। दूसरा, जीएसटी लाया गया तो जीएसटी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया, ये अपने को पता होना चाहिए।
और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा था वो था कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करना। कास्केडिंग इफेक्ट अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो टैक्स ऑन टैक्स जो लगता था उसको ख़त्म कर दिया गया। पहले क्या होता था कि प्रोडक्शन की हर एक लाइन पे टैक्स लगता था और उस टैक्स के ऊपर फिर टैक्स लगता था। ये जो टैक्स ऑन टैक्स है इसको बोलते थे अपन कास्केडिंग इफेक्ट। इस कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म कर दिया जीएसटी ने। ये जीएसटी अगर अपन कभी प्रॉपरली पढ़ेंगे या आप लोग कहीं पढ़ो तो ध्यान देना, ये टर्म आता है वहाँ पे। अच्छा, जीएसटी में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया गया, कंज्यूम कर लिया गया। जैसे बहुत सारे सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिनको कि जीएसटी में सब्ज्यूम कर लिया गया। बहुत सारे नाम हैं, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, एक्साइज ड्यूटी लिवाइड अंडर द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस हुआ करती थी, सर्विस टैक्स हुआ करता था, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कॉमनली नोन एज काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये टर्म आपको पता होना चाहिए, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस सो फार एज दे आर रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सेंटर के हुआ करते थे अब इनको सब्ज्यूम कर लिया गया है किसमें, जीएसटी में। इसके अलावा भी स्टेट के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जैसे स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जो मूवी टिकट्स वगैरह पे लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्री एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सिंग ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिनको अब सब्स्यूम कर लिया गया जीएसटी में। ये कौन से टैक्स से क्या थे इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी पुराना हो गया, 2016 की बात है। अब तो अपन जीएसटी पे जितना ध्यान दें वो बेटर है क्योंकि जीएसटी आज की डेट में इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा, जब ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तो इसके थ्रू आर्टिकल 268A को डिलीट कर दिया गया और एक एंट्री हुआ करती थी 92C, उसको भी डिलीट कर दिया गया। और ये आर्टिकल और ये एंट्री डील करते थे सर्विस टैक्स से, सर्विस टैक्स जिसे कि लाया गया था 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू की बेसिक बात हुई कि 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो ये बताते हैं कि किसी टैक्स को कौन लगाएगा, कौन उसको कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद उसके पैसे को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, असाइन किया जाएगा। उसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 268 जो ऐसे टैक्सेस के बारे में बात करता है जिनको लगाया जाता है सेंटर के द्वारा, दे आर लिवाइड बाय द सेंटर। लगाया सेंटर के द्वारा जाता है लेकिन कलेक्ट ऐसे टैक्सेस को कौन करता है, स्टेट्स। और कलेक्ट करने के बाद एप्रोप्रिएटेड मतलब ये जो कलेक्ट किया गया पैसा टैक्स, इसको यूज भी कौन करता है, स्टेट्स। लगाया सेंटर के द्वारा जा रहा है, कलेक्शन का और यूज करने का काम किसका है, स्टेट्स का। अब इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं स्टैंप ड्यूटीज ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वगैरह वगैरह। अब देखो ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं तो शायद समझ में नहीं आ रहे होंगे। जैसे पी नोट्स आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में। लेकिन अपन बेसिक आइडिया समझ लेते हैं यहाँ पे। अगर आप कभी कचहरी गए हो तो आपने देखा होगा बाई चांस अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हो किसी प्लॉट की, किसी ज़मीन की, तो जब अपन रजिस्ट्री करवाते हैं तो एक स्टैम्प पेपर लेना होता है अपने को। उस स्टैम्प पेपर पे लिखा होगा ऊपर सत्यमेव जयते 500 या 100 या 200 जो भी जिस भी तरीके से मिलते हैं। ये जो पन्ना है ये है तो एक्चुअली में एक प्रिंटेड पेज ही ना, इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 10 होगी, 15 रुपये होगी, लेकिन इस पर लिखा हुआ है 500 रुपये। आप जिससे से खरीदते हो वो आपसे 500 रुपये लेता है और इस पन्ने को आपको दे देता है। इस पन्ने पे कचहरी में चीज़ें प्रिंट की जाती हैं, फिर एप्रोप्रिएट स्टैंप लगाया जाता है और वो आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। ये जो पन्ने के लिए 500 रुपये लिए गए ये है स्टैंप ड्यूटी, और ये स्टैंप ड्यूटी कौन लगाता है, सेंटर। लेकिन कलेक्ट और यूज़ कौन करता है इसके पैसे को, स्टेट्स। ये ध्यान रखा जाए। अच्छा, ये जो प्रोसीड्स हैं, ये जो स्टैंप ड्यूटीज़ के थ्रू पैसा आया, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं बनता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है ये आप लोग मुझे बता रहे हो कमेंट सेक्शन में। होपफुली ये आपको पता होगा।
अदरवाइज अपन तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं बनाया जाता, ये जो स्टैम्प ड्यूटीज से जो टैक्सेस आ रहे हैं 268 के अंडर, और इनको किसको असाइन कर दिया गया है? स्टेट्स को। कलेक्ट भी स्टेट ही कर रहे हैं और जो भी पैसा आएगा उसको यूज भी कौन कर रहा है? स्टेट्स कर रहे हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 269 और इसमें बात की गई है ऐसे टैक्सेस की जिनको लेवाए और कलेक्ट दोनों ही कौन कर रहा है? सेंटर। जिनको लगाया जा रहा है सेंटर के द्वारा और कलेक्ट भी किसके द्वारा किया जा रहा है? सेंटर के द्वारा। लेकिन इसको असाइन कर दिया जाता है, इसको दे दिया जाता है स्टेट्स को। बेसिकली लगा रहा है और कलेक्ट भी कौन कर रहा है? सेंटर। लेकिन ये जो पैसा कलेक्ट किया गया सेंटर के द्वारा इसको असाइन कर दिया जाता है, इसको दे दिया जाता है किसको? स्टेट्स के लिए, यूज के लिए। इसमें कौन कौन से टैक्सेस हैं? टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। दो स्टेट्स के बीच में कोई भी गुड्स की सेल या फिर परचेज हो रही है तो उस पर जो भी टैक्स लगेगा वो आर्टिकल 269 के अंडर आ रहा है। अच्छा, इसमें न्यूज़पेपर के ऊपर टैक्स नहीं लगता। किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में न्यूज़पेपर का अगर सेल परचेज हो रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लग रहा है। और ये ध्यान रखना, इसमें स्पेसिफिकली बात की गई है गुड्स की, कि गुड्स के सेल और परचेज पे इंटर स्टेट ट्रेड के दौरान जो भी टैक्स लग रहा है उसको लगाएगा और कलेक्ट कौन करेगा? सेंटर। लेकिन जो भी पैसा आएगा उसको किसको दे दिया जाएगा? स्टेट्स को। और दूसरा, टैक्स ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। गुड्स का कंसाइनमेंट, ट्रक भर के माल आ रहा है, कंसाइनमेंट आ रहा है, उस कंसाइनमेंट पे भी टैक्स लगाने का और कलेक्ट करने का अधिकार किसका? सेंटर का। लेकिन पैसा जो भी आएगा उसको असाइन किसको कर दिया जाएगा? स्टेट्स को। और इससे भी जो भी पैसा आएगा, जो भी इसकी नेट प्रोसीड्स होंगी, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं मानी जाती और दे आर असाइंड टू द कंसर्न्ड स्टेट्स। ये अपन ने पहले ही बोल दिया कि कलेक्ट और लगाने का काम है सेंटर का, लेकिन असाइन किसको कर दिया जाता है? स्टेट्स को, इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। जैसे भी प्रिंसिपल्स पार्लियामेंट ने बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इनको असाइन कर दिया जाता है स्टेट्स को। तीसरा टाइप क्या है? तीसरे टाइप की बात की गई है आर्टिकल 269A में, और इसकी बात की गई है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की इन दी कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। कि जीएसटी को कौन लगाएगा, कौन कलेक्ट करेगा? तो जीएसटी लगाने का और कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास में है? सेंटर के पास में है। जीएसटी को लगाने का और कलेक्ट करने का अधिकार सेंटर के पास में, लेकिन जो भी पैसा जीएसटी से आएगा उसको डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, और कितना कैसे डिवाइड किया जाएगा वो डिसाइड किया जाता है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस के आधार पे पार्लियामेंट के द्वारा। बेसिकली अपन ने 3 पढ़े अभी तक। एक पढ़ा 268 जिसमें बात हो रही थी ऐसे टैक्सेस की जिनको सेंटर लगाता है, लेकिन कलेक्ट करने का काम स्टेट्स का, और जो भी पैसा आएगा उसको यूज भी कौन करेगा? स्टेट्स, जैसे स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह। दूसरा अपन ने पढ़ा 269 जिसमें टैक्स को लगाने का और कलेक्ट करने का काम किसका? सेंटर का, लेकिन जो भी पैसा आएगा वो किसको दे दिया जाएगा? स्टेट्स को। जैसे इंटर स्टेट ट्रेड के दौरान गुड्स का जो भी सेल और परचेज हो रहा है, या फिर गुड्स का जो कंसाइनमेंट आ जा रहा है इंटर स्टेट ट्रेड में, उन टैक्सेस की बात 269 में। इसके बाद 269A, और ये याद रखना ये बात करता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। जीएसटी को लगाने का और कलेक्ट करने का राइट किसका? सेंटर का, लेकिन जीएसटी से जो भी कलेक्शन होगा उसको डिवाइड किया जाएगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में। जीएसटी काउंसिल, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे ढंग से, वो रिकमेंड करेगा, वो बताएगा कि कितना सेंटर को मिलना चाहिए, कितना स्टेट्स को मिलना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है वो डिवाइड कर देगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में। और इसके बाद आता है डी, आर्टिकल 270, जो कि बात करता है ऐसे टैक्सेस के बारे में जिनको लगाने का और कलेक्ट करने का काम है सेंटर का, लेकिन जब सेंटर उस पैसे को कलेक्ट कर लेगा, टैक्स को कलेक्ट कर लेगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में। और इसमें सारे वो टैक्सेस आते हैं जो कि यूनियन लिस्ट में प्रोवाइडेड हैं। ऐसे सभी टैक्सेस जो यूनियन लिस्ट का हिस्सा हैं वो सब आर्टिकल 270 में आते हैं। 3 एक्सेप्शंस हैं इसके। 3 एक्सेप्शंस कौन है?
एक तो वो वाले टैक्सेस नहीं आते जो आर्टिकल 268, 269 और 269A के अंडर में लगाए गए हैं, जिनको अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं। 268 में बात की गई थी ऐसे टैक्सेस के बारे में जिनको सेंटर लगाता है लेकिन कलेक्ट करता है स्टेट, अप्रोप्रिएटेड है स्टेट्स को। दूसरा 269 में बात की गई थी ऐसे टैक्सेस के बारे में जिनको लगाने का और कलेक्ट करने का काम सेंटर का, लेकिन सारा पैसा किसको असाइन कर दिया जाता है, स्टेट्स को। और 269A में बात की गई थी जीएसटी की। इन तीनों को छोड़ के जो भी यूनियन लिस्ट के टैक्सेस हैं वो आर्टिकल 270 में आते हैं। उनको लगाने का और उनको कलेक्ट करने का काम सेंटर का, और जो भी पैसा आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में। दूसरा किस पे अप्लाई नहीं होता, सरचार्जेस ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर्ड इन द आर्टिकल 271। 271 में जिन सरचार्जेस की बात की गई है उनको भी एग्जाम किया गया है। 271 को अपन आगे पढ़ रहे हैं इसके बाद ही। और तीसरा एनी सेस लिवाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोई भी सेस जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया गया है उसको भी एग्जाम किया गया है। अच्छा, सेस क्या होता है? सेस बेसिकली होता है टैक्स ऑन टैक्स, और ये लगाया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे एजुकेशन सेस एजुकेशन के पर्पस के लिए लगाया जाता है। अच्छा, सेस को कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सरचार्ज को भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन सरचार्ज जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता है। सेस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। अच्छा, ये जो 270 के अंडर टैक्सेस हैं जिनको सेंटर लगा रहा है, सेंटर ही कलेक्ट कर रहा है, और जो पैसा आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में। ये पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सेंटर को कितना मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ दीज टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंड करता है, वो कहता है, वो बताता है कि कितना हिस्सा सेंटर को मिलना चाहिए और कितना हिस्सा स्टेट्स को मिलना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट प्रेस्क्राइब कर देता है और बता देता है। 270, इसके बाद 271। 271 में बात की गई है सर चार्जेस के बारे में। सर चार्जेस जो कि एक तरीके से टैक्स ऑन टैक्स ही है, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। द पार्लियामेंट can at any time levy the surcharges on taxes and duties referred in article 269 and 270। 269 और 270 में जो भी टैक्सेस दे रखे हैं उन पे पार्लियामेंट जो है वो सरचार्ज लगा सकता है, और जो भी सरचार्ज कलेक्ट किया जाएगा वो सेंटर के लिए होता है एक्सक्लूसिवली। मतलब सरचार्ज का जो भी पैसा है उसको स्टेट्स के साथ में शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें जीएसटी को एग्जेम्प्ट किया गया है, जीएसटी के ऊपर सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता है, ये ध्यान रखा जाए। 271 और उसके बाद कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिनको स्टेट्स लगाते हैं, स्टेट्स ही कलेक्ट करते हैं, और पैसा जो भी आता है वो स्टेट्स के पास में ही रहता है। ये वो टैक्सेस हैं जो स्टेट्स के लिए हैं एक्सक्लूसिवली, सेंटर का कोई लेना देना नहीं है। और ये वो वाले टैक्सेस हैं जो कि स्टेट लिस्ट में प्रोवाइडेड है। 18 सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट लिस्ट में हैं, जिन पे पावर है स्टेट लेजिस्लेचर को टैक्स लगाने की। कलेक्ट भी स्टेट करेगा, लगाएगा भी स्टेट, और रिटेन भी कौन करेगा? स्टेट। ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स लगाना है तो, ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू एग्रीकल्चरल लैंड, स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स, टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स, ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज ऑन एल्कोहलिक लिक्विड्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वगैरह वगैरह, टैक्सेस ऑन द कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टोल्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी लिस्ट दे रखी लक्ष्मीकांत में, देखना चाहो तो देख लेना। लेकिन ये वो टैक्सेस हैं जो कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, इन पे टैक्स लगाने की पावर स्टेट की, कलेक्ट भी स्टेट ही करेगा, पैसा जो आएगा उसको रिटेन भी कौन करेगा? स्टेट करेगा। इसके बाद बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़। अब तक अपन ने बात की थी टैक्स के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन दूसरा तरीका सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए पैसा कमाने का है, वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू। सेंटर जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ से, अब किसी को पोस्ट करना है कोई चीज़, उस पर कुछ चार्ज लगेगा, वो टैक्स तो नहीं है लेकिन पैसा लगता है। या आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो, टिकट ले रहे हो, पैसा लगता है। बैंकिंग का ऑपरेशन जो आप करते हो पैसा लगता है। ब्रॉडकास्टिंग में जो भी आप टीवी देखते हो
उसमें डिश वगैरह लगवानी है, उसका पैसा लगता है। कॉइनेज एंड करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, एस्टीट एंड लैप्स। एस्टीट का मतलब होता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अनक्लेम्ड है, कोई वारिस नहीं है उसका, तो उसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। एस्टीट और लैप्स के बारे में अपन आगे चल के पढ़ेंगे, अगले चैप्टर्स में आएगा ये बहुत डिटेल में। और कोई भी अदर चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें जो टैक्स के थ्रू पैसा नहीं आ रहा, टैक्स के अलावा जो रेवेन्यू का सोर्स है सेंटर का, उसमें रेलवे है, पोस्ट है, टेलीग्राफ है, जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं, पीएसयूज होती हैं, वो भी पैसा कमाती हैं, तो उनसे भी सेंटर को पैसा आता है। ऐसे ही स्टेट को भी पैसा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू से। जैसे इरिगेशन, अब इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है स्टेट, तो कुछ पैसा लेती है। फॉरेस्ट वगैरह का जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उससे भी थोड़ा बहुत पैसा जनरेट करती है। फिशरीज, मछलियों का पालन, उससे भी पैसा। स्टेट पीएसयूज जो होती हैं उनसे भी थोड़ा बहुत पैसा आता है। स्टेट की एस्टीट और लैप्स और ऐसी चीज़ों से पैसा जो स्टेट को आता है, जो टैक्स के अलावा पैसा आ रहा है, वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। इसके बाद बात आती है ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट्स। देखो, दो तरीके की ग्रांट इन एड्स हैं। सेंटर स्टेट्स को दो तरीके से मदद कर सकता है फाइनेंशियली, जिनको अपन बोलते हैं ग्रांट इन एड्स। पहली होती है स्टैट्यूटरी ग्रांट। स्टैट्यूटरी ग्रांट की बात की गई है, और ये ग्रांट इन एड्स को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी ग्रांट की बात की गई है आर्टिकल 275 में। 275 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट को जिसको ज़रूरत है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है। 275 के अंडर पार्लियामेंट कैन मेक ग्रांट्स टू द स्टेट्स विच आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। पैसे की जिस स्टेट को ज़रूरत है उसको पार्लियामेंट पैसा प्रोवाइड कर सकता है। आर्टिकल 275 के अंडर ये पावर प्रोवाइडेड है, और इसको अपन बोलते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट। अब ये क्लियर होगा, हम बात कर रहे हैं जिस स्टेट को पैसे की ज़रूरत है, तो ये जो स्टैट्यूटरी ग्रांट हैं ये हर एक स्टेट को नहीं मिलेंगी। दूसरा, जिन भी स्टेट्स को मिलेंगी उनको सेम अमाउंट का पैसा नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, जितने की ज़रूरत है उतना मिल सकता है। और इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज किया जाता है। ये जो भी पैसा दिया जाएगा स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के अंडर स्टेट्स को, ये कहाँ से दिया जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अच्छा, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि स्पेसिफिक ग्रांट्स दी जा सकती हैं फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अ स्टेट। स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिक ग्रांट्स दी जा सकती हैं, या फिर फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज इन अ स्टेट। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए और शेड्यूल्ड एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल को बेहतर करने के लिए स्पेसिफिक ग्रांट्स दी जा सकती हैं। आर्टिकल 275 के अंडर ये कहा गया है, और इनको अपन कहते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। ध्यान क्या रखना है, आर्टिकल 275 में कहा गया है कौन देता है ये ग्रांट्स? पार्लियामेंट देता है। किस स्टेट को देता है? जिसको ज़रूरत होती है। सबको नहीं मिलेगा और सेम सम नहीं मिलेगा सबको। कहाँ से चार्ज होता है ये, कहाँ से लिया जाता है ये पैसा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए और शेड्यूल्ड एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के बेहतरी के लिए स्पेसिफिक ग्रांट्स दी जा सकती हैं। और ये जो भी स्टैट्यूटरी ग्रांट्स दी जा रही हैं आर्टिकल 275 के अंडर, इनको स्टेट्स को दिया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंड करती है, वो कहती है कि हाँ यार फलाने स्टेट को पैसे की ज़रूरत है, इसको दे दिया जाए। उसके अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी ग्रांट्स दी जाती हैं। और दूसरी हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी बात की गई आर्टिकल 282 में, और आर्टिकल 282 में सेंटर को और स्टेट्स को दोनों को ही पावर है कि वो चाहें तो पैसा दे सकते हैं फॉर एनी पब्लिक पर्पस। किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए सेंटर और स्टेट दोनों ही पैसा दे सकते हैं अंडर आर्टिकल 282, और उसे अपन बोलते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। अच्छा, सेंटर अगर पैसा देगा तो किसको देगा? स्टेट्स को देगा। इस आर्टिकल 282 के अंडर ये सेंटर के डिस्क्रिशन पे है। सेंटर की इच्छा है, उसको देना है तो देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। अच्छा, सेंटर अगर स्टेट्स को पैसा दे रहा है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के तौर पे, तो क्यों देगा? एक तो ये कि किसी स्टेट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और उसको अपना कोई टारगेट, उसको अपना कोई प्लान फुलफिल करना है, तो उसकी मदद करने के लिए। दूसरा, पैसा अगर सेंटर देगा किसी स्टेट को तो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कोऑर्डिनेशन स्टेट के साथ में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा?
और जब कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा तो जो भी नेशनल प्लान्स हैं उनको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगा सेंटर। तो अपना इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए, अपनी पकड़ कायम करने के लिए भी जो सेंटर क्या है, पैसा देता है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स देता है। दो ग्रांट्स हैं, स्टैट्यूटरी ग्रांट आर्टिकल 275 के अंडर और दूसरी डिस्क्रिशनरी ग्रांट आर्टिकल 282 के अंडर। अच्छा, एक तीसरी अदर ग्रांट्स, इनका कोई मतलब नहीं है, ये अब खत्म हो चुकी हैं। अदर ग्रांट्स बेसिकली क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन में एक तीसरे टाइप की ग्रांट प्रोवाइडेड थी, ये टेम्परेरी पीरियड के लिए थी। ये बोला गया था कि 10 साल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से 10 साल के लिए ग्रांट्स दी जाएंगी। कैसी? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और आसाम में जूट और जूट के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगती थी और हम चाहते हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, और अगर एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाएगी तो एक्सपोर्ट डिमोट होगा प्रमोट होने की बजाय। तो इनको थोड़ी मदद करने के लिए इन स्टेट्स को, आसाम, बिहार और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को, इनको 10 साल के लिए ग्रांट देने की बात की गई थी। और ये ग्रांट कहाँ से जा रही थी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। लेकिन अब ये बहुत पुरानी बात हो गई, तो अब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। फाइनेंशियल रिलेशंस अभी बचे हुए हैं, लेकिन मैं जानबूझ के पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यही बहुत सारा लग रहा है मुझे। पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो पहले इसको कंज्यूम करो, कल फिर दोबारा आगे वाली चीज़ों पे बात करेंगे। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।